आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने इस चैप्टर के सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान एंड ऊज स्टील। ठीक है। हालांकि यदि आप ध्यान से देखेंगे एनसीईआरटी में, तो इस चैप्टर में ना खास आपका दो ही टॉपिक है ना। मेन टॉपिक जो है वो दो ही है। उस टॉपिक के अंदर छोटा छोटा सा टॉपिक बटा हुआ है। यदि हम लोग बात करें सबसे पहला अपना टॉपिक जो एक बार देख लेते हैं सबसे पहला क्या था। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक का नाम था वो था इंडियन टेक्सटाइल्स एंड द वर्ल्ड मार्केट। इसके अंदर भी बहुत सारा छोटा छोटा हमारा टॉपिक था, इसको हम लोग पूरी तरीके से खत्म कर चुके हैं। उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेकंड टॉपिक होने वाला है इस चैप्टर का। ठीक है ना। द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान एंड ऊज स्टील, ये हमारा हो गया आज का टॉपिक। तो इसके अंदर में भी आपको बेसिकली टॉपिक मिलेंगे, लेकिन दो ही छोटे से टॉपिक हैं इसमें। ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर टीपू सुल्तान था कौन। ठीक है ना। देखिए, टीपू सुल्तान जो है ना मुगल इंपायर का एक बहुत बड़ा राजा था। ठीक है ना। टीपू सुल्तान जिस प्रकार से अकबर हुए, जिस प्रकार से औरंगजेब हुए, उसी प्रकार से हमारा एक और मुगल इंपायर था जो जिसका नाम था टीपू सुल्तान, है ना। और ये टीपू सुल्तान बहुत लंबे समय तक जो है मैसूर पे अपना रूल किया करते थे। इस बात को याद रखिएगा आप। टीपू सुल्तान एक बहुत बड़े मुगल एम्पायर थे, यानी कि बहुत बड़ा एक मुगल राजा था ये, जो कि मैसूर पे रूल किया करता था। तो हम लोग इस टॉपिक में क्या बात करने वाले हैं ना, हम लोग इस टॉपिक में बात करेंगे कि टीपू सुल्तान का जो तलवार था, ठीक है ना, टीपू सुल्तान का जो तलवार था उसका बनावट किस प्रकार से था, किस प्रकार से बनाया जाता था, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। यानी कि एक छोटा सा बात यहाँ पे हम लोग दिखाना चाहें तो ये कह सकते हैं कि टीपू सुल्तान के तलवार के बारे में क्या खासियत था, क्या उसका विशेषता था, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और साथ ही साथ ये जानेंगे कि आखिर ऊज स्टील था क्या, है ना। स्टील तो जानते हैं होता है, लेकिन क्या ऊज स्टील जैसा भी कुछ चीज था, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, टीपू सुल्तान रूल्ड मैसूर टिल 1799 and fought 4 wars with the British and died fighting with his sword in his hand। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि टीपू सुल्तान जो है ना मैसूर में कब तक राज किया? 1799 तक उन्होंने राज किया। और जब तक वो राज किया तब तक के बीच में जो है ना उन्होंने अंग्रेजों से 4 बार लड़ाई लड़ा था। टोटल 4 बार उन्होंने लड़ाई लड़ा था। और बाद में जाके इनकी जो है मृत्यु हो जाती है, वो भी लड़ते 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 मतलब अपने से नहीं, ब्रिटिशर्स इसको मार देते हैं युद्ध में। ठीक है ना। और यहाँ देखिए, यहाँ पे कितना खूबसूरत सा सेंटेंस इस्तेमाल किया गया है, एंड डाइड फाइटिंग विथ हिज स्वॉर्ड इन हिज हैंड। मतलब ये हो गया कि ये अपने तलवार से अंग्रेजों के साथ लड़ रहे थे, लेकिन अंग्रेजों ने इनको मार दिया। तो जब ये मरे तो लड़ते लड़ते मरे, इनके हाथ में तलवार था, ये लड़ाई कर रहे थे, तो लड़ते लड़ते इनको अपना जान गंवाना पड़ गया। ठीक है ना। तो इस बात का आप याद रखिएगा कि टीपू सुल्तान का जो डेथ हुआ वो भी 1799 में ही हुआ था। ठीक है ना। तो 1799 में टीपू सुल्तान का डेथ हुआ, और टीपू सुल्तान का जो मृत्यु हुआ वो बेसिकली अंग्रेजों के द्वारा हुआ, और युद्ध लड़ते लड़ते हो गया। ठीक है ना। अंग्रेजों ने इनको मार दिया युद्ध में। पहले यही चीज होता था कि जो हार गया उसको मार दिया जाता था, या फिर उसको जेल में जीवन भर के लिए डाल दिया जाता था। तो इनको जेल में नहीं डाला गया, बल्कि इनको मार ही दिया गया। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद टीपूज लेजेंडरी स्वॉर्ड्स आर नाउ पार्ट ऑफ वैल्यूएबल कलेक्शंस इन म्यूजियम्स इन इंग्लैंड। सोचो, मतलब कि टीपू सुल्तान था हमारे भारत का, इतना बड़ा राजा था ये, इतना बड़ा राजा था कि इसका जो तलवार था ना, वो तलवार मामूली तलवार नहीं था, बड़ा ही भयंकर तलवार था। और वो तलवार आज भी टीपू सुल्तान का आपको इंग्लैंड के म्यूजियम में देखने को मिल जाएगा। भारत में मिले ना मिले, इंग्लैंड में मिल जाएगा। तो वहां पे इंग्लैंड में टीपू सुल्तान का जो तलवार था वो इसलिए रखा गया है ताकि लोग इसके बारे में देखें, जाने कि आखिर इस प्रकार का भी कभी तलवार हुआ करता होगा, है ना। और उस प्रकार का तलवार आपको आज दिखेगा ही नहीं। तो इतना मस्त और इतना खतरनाक तलवार था कि अंग्रेजों ने यहाँ से उनको लेके चले गए और जाके अपने म्यूजियम में डाल दिया। लोग उसको जाते हैं, देखते हैं। कभी भी आपको मौका मिले तो आप इंग्लैंड के म्यूजियम में जाइएगा, उसमें ना कम से कम 50% या फिर उससे भी ज्यादा जो है ना आपको वही सामान मिलेंगे जो कि भारत के थे। भारत के तलवार, भारत के बंदूक, भारत के अलग अलग औजार, है ना, ये सब चीज आपको इंग्लैंड के म्यूजियम में मिल जाएंगे। ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है, दिस स्वॉर्ड हैड हार्ड एंड शार्प एज दैट कुड इजिली रिप द ओपोनेंट्स कवरिंग। मतलब ये हो गया कि टीपू सुल्तान का तलवार जो था ना
वो इतना ज़्यादा हार्ड और इतना ज़्यादा शार्प था कि किसी भी दुश्मन का जो कवर वो एक तरीके से जो सुरक्षा कवच वो पहन के लड़ते हैं उसको आसानी से फाड़ सकता था। मतलब ये हो गया, जैसे आप युद्ध कभी देखते होंगे, तब जब युद्ध जब होता था ना पहले, तो वो लोग कवर अपना पड़ता था बचाने के लिए, कवच। हाँ, मतलब कि कोई हमला भी करे तो उतना ज़्यादा कुछ खतरा ना हो। जैसे आज के दौर में क्या आ गया, बुलेट प्रूफ जैकेट आ गया है, लेकिन पहले तो बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं था। पहले वो लोग ना एक तरीके से कवच पहनते थे, स्टील उस्टील का वो बना हुआ होता था, उसको अपने शरीर पर डालते थे, एक तरीके से मुखौटा की तरफ, जैसे हेलमेट हम लोग आज पहनते हैं वैसे वो लोग पहनते थे और फिर लड़ाई लड़ते थे। लेकिन टीपू सुल्तान के तलवार के सामने वो कवर जो है किसी काम का नहीं था। मतलब कि इतना ज़्यादा इसका तलवार मजबूत और इतना ज़्यादा उसमें धार था कि किसी भी दुश्मन के बॉडी पार्ट तो छोड़ ही दो, मतलब उसके कवर को भी काट सकता था। मतलब जो सुरक्षा कवच पहनता था उसको भी आसानी से वो काट सकता था। तो बहुत ताकतवर तलवार था उनका। उसके बाद दिस टाइप ऑफ स्वॉर्ड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ स्पेशल टाइप ऑफ हाई कार्बन स्टील कॉल्ड ऊज स्टील विच वाज प्रोड्यूस्ड ऑल ओवर साउथ इंडिया। तो जो टीपू सुल्तान तलवार इस्तेमाल करते थे वो तलवार बेसिकली एक प्रकार के स्टील से बनाया जाता था और उस स्टील का नाम था ऊज स्टील, ठीक है ना। और इस ऊज स्टील का सबसे बड़ा खासियत ये था कि इसमें जो है ना कार्बन का मात्रा बहुत ज़्यादा होता था। बात समझ में आ रही है? तो याद रखिएगा कि टीपू सुल्तान जो तलवार इस्तेमाल किया करते थे वो तलवार एक खास प्रकार के स्टील से बनाया जाता था जिसका नाम था ऊज स्टील। और ये ऊज स्टील जो है ना पूरे साउथ इंडिया में बनाया जाता था उस समय पे, जिस समय टीपू सुल्तान रूल क्या करते थे 1799 तक उन्होंने रूल किया। तो उस समय तक जो है साउथ इंडिया में तलवार इस तरीके का बनाया जाता था, ठीक है ना। और चूंकि भाई ये राजा हैं उस समय के, तो ऑब्वियस ही बात है इनके लिए स्पेशल तलवार बनाया गया होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो याद रखिएगा ये आपसे एक नंबर में पूछ लिया जा सकता है कि टीपू सुल्तान जो तलवार इस्तेमाल किया करते थे वो किस तरीके से, सॉरी कैसे बनाया जाता था। तो आप याद रखिएगा कि वो ऊज स्टील से बनाया जाता था और ऊज स्टील में जो है ना कार्बन का मात्रा जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता था, इसीलिए उसका बनावट जो है बहुत अच्छा था, प्लस बहुत मजबूत भी था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं कि व्हेन ऊज स्टील मेड इनटू सॉल्ट्स इट प्रोड्यूस्ड अ वेरी शार्प एज विथ अ फ्लोइंग वाटर पैटर्न। सोचो, मतलब ये कि जब एक ऊज स्टील से तलवार बनाया जाता था ना तो उसका धार जो है कितना होता था मालूम है? जब एक पानी का बहाव जब बहता है तो उसका जो ऊपर वाला लेयर होता है ना उतना पतला। मतलब ये सोच लीजिए कि जैसे आज हम लोग वो जिलेट गार्ड इरेजर यूज करते हैं, दाढ़ी को ब्लेड एकदम बहुत पतला होता है ना, उतना पतला या फिर उससे भी ज्यादा पतला कह सकते हैं कि टीपू सुल्तान के तलवार का धार होता था। मतलब बहुत पतला, आज जो एक ब्लेड आता है ना उससे भी पतला। सोचो, अब आपको लग रहा होगा सर उतना पतला है तब तो फटाक से टूट जाएगा। नहीं, टूट जाता तो क्या टीपू सुल्तान का तलवार कभी भी इंग्लैंड के म्यूजियम में रखा पाता? कभी नहीं रखा पाता, है ना। तो इसलिए कि इसका मतलब ये हो गया कि बहुत धारदार तलवार वो इस्तेमाल किया करते थे। तो ऑब्वियस ही बात है भाई, जबकि पहला बात तो इतना खतरनाक राजा था, दूसरा बात इतना खतरनाक तलवार इस्तेमाल कर रहा है, और दूसरा बात इसके पास सैनिक का कोई कमी नहीं था, तो हर कोई से लगभग जो है डरता था। और यही कारण है कि अंग्रेजों ने इनके साथ 4 बार लड़ा। हाँ हाँ, वही चीज़ है। बात समझ में आ गया? तो यहाँ तक में कोई डाउट नहीं। तो ये मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार से टीपू सुल्तान का तलवार का जो एक बनावट है वो था और किस प्रकार से वो अपनी लड़ाई को लड़ा करते थे। तो बहुत खतरनाक उनका तलवार हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है फ्रांसिस बुचाना टूर्ड मैसूर इन 1800. He left an account of the technique by which wood steel was produced in many hundreds of smelting furnaces in Mysore. अब टीपू सुल्तान का मृत्यु कब हुआ? 1799 में, है ना। और उसका जस्ट एक साल बाद 1800 में फ्रांसिस बुचाना नाम करके एक जो है ना ट्रैवलर, एक तरीके से आप कह सकते हैं, वो हमारे भारत आते हैं। और भारत में भी खास करके कहाँ? मैसूर वो जाते हैं। और मैसूर में जाके वो जो है ना ये इस चीज के बारे में लिखते हैं कि ऊज स्टील से तलवार कैसे बनाया जाता था। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि फ्रांसिस बुचाना एक प्रकार का ट्रैवलर था जो कि घूमते घूमते कहाँ चले गए थे? मैसूर चले गए थे, वो भी 1800 में। और उन्होंने वहाँ पे जाके अपने किताब में लिखा
कि किस प्रकार से मैसूर में ऊज स्टील से तलवार बनाया जाता है ना। ये चीज उन्होंने अपने वहां पे लिखा था। और ये तलवार जो है ना कहीं एक दो जगह पे नहीं बनाया जाता था उस समय पे, हंड्रेड्स ऑफ स्मेल्टिंग फर्नेसेस, मतलब कि सैकड़ों सैकड़ों मल्टिंग फर्नेसेस में बनाया जाता था। अब यहाँ पे फर्नेसेस का मतलब क्या होता है? फर्नेसेस का मतलब होता है भट्टी। आपने कभी ना कभी लोहार को देखा होगा, है ना, जो कि या तो वो कुदाल फावड़ा ये सब बनाते रहते हैं, है ना। तो वहां पे बेसिकली होता क्या है, वो जो है ना आयरन को पिघला देते हैं। आयरन को पिघलाने के बाद उसको अलग अलग रूप में शेप दे के उसको अलग अलग चीज बनाया जाता है। जैसे आपको क्या लगता है कि यदि कुदाल बनाना है, फावड़ा बनाना है, या फिर मान लीजिए जो हम लोग सब्जी वब्जी काटते हैं, यदि वो बनाना है तो क्या ऐसे ही बन जाता है? नहीं, सबसे पहले आयरन को बहुत ही हाई टेम्परेचर पे पिघलाया जाता है। पिघलाने के बाद उसको अलग अलग तरीके का शेप देना पड़ता है, फिर उसको ठंडा करना पड़ता है, तब जाके वो आपका मटेरियल तैयार होता है ना। तो स्मेल्टिंग फर्नेसेस का मतलब वही है, वो भट्टी जहाँ पे कि आयरन को पिघला के उसका एक अलग रूप उसको दिया जाता था, ठीक है ना। तो वही स्मेल्टिंग का मतलब यहाँ पे देख लीजिए क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम रॉक by heating it to a very high temperature or melting objects made from metal in order to use the metal to make something new। मतलब कि स्मेल्टिंग का मतलब ये होता है कि स्मेल्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि आप क्या करते हैं, रॉक को यानी कि पत्थर को, इन सारे चीज़ों को आप पिघलाते हैं। पिघलाने के बाद बहुत हाई टेम्परेचर पे आप उसको पिघलाते हैं। पिघलाने के बाद उससे जो आपको मेटल मिलता है, फिर उस मेटल से आप किसी एक नए चीज़ को बनाते हैं। या फिर इसमें दूसरा भी चीज़ हो सकता है, जैसे मान लीजिए आप कूड़े कचरे के रूप में आयरन को आपने इकट्ठा किया, उसको आप पिघला रहे हैं, है ना। पिघला देने के बाद उससे यदि आप एक नया चीज बना दे रहे हैं तो इस सारे के प्रोसेस को हम लोग कहेंगे स्मेल्टिंग। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि हमारे गली मोहल्ले में लोहा लक्कड़ ये सब वाला लेने के लिए आते रहते हैं, है ना, किलो के भाव से वो लोग खरीदते हैं। तो वो लोग बेसिकली क्यों खरीदते हैं? वो ताकि उसको खरीद के स्मेल्टिंग फर्नेस के पास जाके उसको बेचते हैं, और वो सारे लोग क्या करते हैं, उसको पिघला के एक नया चीज बना के मार्केट में बेच देते हैं, है ना। तो ये जो है ना एक तरीके से आप कह सकते हैं कि रिसाइकल करने का काम करता है ना। चलिए वही चीज था इसमें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है इन दीज फर्नेसेस आयरन वाज मिक्सड विथ चारकोल, है ना, एंड पुट इनसाइड स्मॉल क्ले पॉट्स। अब इन सारे भट्टी में किस प्रकार से काम होता था वो एक बार जान लेते हैं हम लोग। देखिए लिखा हुआ है इन दिस फर्नेसेस आयरन वाज मिक्सड विथ चारकोल। चारकोल एक प्रकार का क्या होता है मालूम है? लकड़ी ही होता है ना। चारकोल एक प्रकार का लकड़ी ही आप कह सकते हैं। उस लकड़ी को आयरन के साथ मिलाया जाता था। उसके बाद फिर इसको जो है ना एक छोटा सा क्ले पॉट में डाल दिया जाता था। क्ले पॉट मतलब मिट्टी का घड़ा जो आप कह सकते हैं, उसमें इसको डाल दिया जाता था। आफ्टर दैट, उसके बाद अंडर मॉडरेट टेम्परेचर्स द स्मेल्टर्स प्रोड्यूस्ड स्टील बार दैट वेयर यूज्ड फॉर स्वॉर्ड मेकिंग, नॉट जस्ट इन इंडिया बट ऑल्सो इन वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया। उसके बाद पॉट में चारकोल के साथ आयरन को डाल देने के बाद उसके बाद वो लोग क्या करते थे, मॉडरेट टेम्परेचर पे, नहीं ज़्यादा नहीं कम, मॉडरेट टेम्परेचर पे उसके बाद वो लोग स्मेल्टर्स का मतलब जो सारे काम क्या करते थे, ठीक है ना, वो लोग स्टील बार बनाते थे। स्टील बार मतलब तलवार का हैंडल। आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में आपका पेज नंबर जो 74 है उसमें जो हैंडल दिख रहा है टीपू सुल्तान के तलवार का, वो हैंडल इसी प्रकार से बनाया जाता था, ठीक है ना। इस प्रकार से इसको तैयार किया जाता था। और ये केवल और केवल भारत में नहीं था उस समय पे, भारत के साथ साथ वेस्ट और सेंट्रल एशिया में भी था। तो सोचो कितना ज्यादा मशहूर था ऊज स्टील का तलवार, है ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ऊज वाज प्रोनाउंस्ड बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेज लाइक उको इन कन्नड़ा, यानी कि ऊज स्टील को जो है ना अलग अलग लैंग्वेज में उसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता था। जैसे कन्नड़ में यदि आप देखेंगे तो उसको ऊकू कहा जाता है ऊज स्टील को। उसके बाद तेलुगु में उसको हुकू कहा जाता है, और तमिल और मलयालम में उसको उरुक्कू कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये अलग अलग नाम है ऊज स्टील का अलग अलग लैंग्वेज में, ठीक है ना। कोई डाउट इसमें? विच मीन्स स्टील, और इन सारे का मतलब क्या होता है? स्टील, कोई डाउट नहीं, ठीक है ना। तो बड़ा सिंपल सा चीज है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है इंडियन ऊज स्टील इम्प्रेस्ड यूरोपियन साइंटिस्ट। देखिए मतलब इतना हमारे इंडिया का ऊज स्टील इतना मस्त था, इतना बेहतरीन था कि बड़े बड़े यूरोपियन साइंटिस्ट का मन मोह लिया था। मतलब कि बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग जो है ना ऊज स्टील के बारे में खोज करना चाहते थे कि आखिर ये स्टील इतना ज़्यादा पॉपुलर है क्यों, इतना ज़्यादा ये टिकाऊ है क्यों, जल्दी इसमें जंग क्यों नहीं लगता, जल्दी ये टूटता क्यों नहीं, है ना। तो बड़े बड़े साइंटिस्ट का जिज्ञासा हुआ कि इसके बारे में खोजबीन थोड़ा
किया जाए। तो उसी में से हमारा एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम है माइकल फराडे। माइकल फराडे वाज द लेजेंडरी साइंटिस्ट एंड डिस्कवरर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। माइकल फराडे फिजिक्स की दुनिया में एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, ठीक है ना। उन्होंने ही इलेक्ट्रिसिटी का खोज किया और उन्होंने ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का खोज किया। मतलब कि आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आप 11-12 में जाएंगे, हालांकि 10th क्लास में आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ने को मिलेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में आपको 11-12 में पढ़ने को मिलेगा, है ना। मतलब सिंपली आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि हमारे घरों में जो बिजली आता है ना, ये बिजली माइकल फराडे के द्वारा ही खोजा गया है, ठीक है ना, कोई डाउट इसमें। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब यहाँ पे ये है, इन्होंने ये भी हमको खोज कर बता दिया था कि भाई देखो, इलेक्ट्रिसिटी से या फिर मैग्नेट से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा सकता है। मतलब कि चुंबक है ना, तो चुंबक से भी बिजली पैदा किया जा सकता है, ये इन्होंने बताया था। बात समझ में आ रही है। तो ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे ये। उसके बाद ही स्पेंड 4 years टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडियन ओज स्टील। सोचो, मतलब कि ये इतना बड़ा साइंटिस्ट होके 4 साल लगातार ये खोज करते रहे, पता लगाते रहे इंडियन ओज स्टील के बारे में कि आखिर इंडिया का ये ओज स्टील इतना ज्यादा फेमस क्यों है ना, या फिर फेमस है तो इसका प्रॉपर्टी क्या है, इसका खासियत क्या है कि पूरी दुनिया में ये राज कर रहा है। इस प्रकार के चीजों को यहाँ पे वो कर रहे थे। कोई डाउट है इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। बट द ओज स्टील मेकिंग प्रोसेस वाज कंप्लीटली लॉस्ट बाय द मिड 19th century बिकॉज द इंपोर्ट्स ऑफ आयरन एंड स्टील फ्रॉम इंग्लैंड। लेकिन 19th century के मिड में, यानी कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 1850 के आसपास जो है, इंडिया का ओज स्टील जो है उसका डिमांड धीरे धीरे घटने लगा था, क्योंकि अब हमारे भारत में इंग्लैंड से आने लगे थे आयरन और स्टील। सोचो, वो लोग पहले कपड़ा तो लाके बेचते ही थे, अब आयरन और स्टील को भी नहीं छोड़ा, है ना। तो सब चीज वो लोग जो है यहाँ से लेके जाते थे, बना बना के अलग अलग उसको रूप देके आके भारत में उसको बेचते थे, है ना। तो इस तरीके से हमारा ओज स्टील का भी जो कल्चर था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब लोग उस ब्रिटिशर्स के आयरन और स्टील को खरीदने लगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये चीज हमारा यहाँ पे था, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब तो यहाँ से अब आपको मालूम चल गया कि टीपू सुल्तान के तलवार के बारे में क्या खासियत था और ओज स्टील भी क्या था, है ना। चलिए, उसके बाद हमारा अगला वाला क्लास होगा अबंडेंट फर्नेसेस इन विलेजेस, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच।